हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जिसके पहले भाग में हमने मानव नेत्र और इसके दोषों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे कांच के प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। हमने जब प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन पाठ पढ़ा था उस समय कांच के ग्लास स्लैब से अपवर्तन का अध्ययन किया था। उसी प्रकार आज हम कांच के प्रिज्म का अध्ययन करेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी साथ में देखेंगे। तो आओ बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं प्रिज्म से अपवर्तन के बारे में। देखिए बच्चों, टॉपिक है हमारा प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन हम जानते हैं जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो पृथककारी सतह पर वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। यही घटना अपवर्तन कहलाती है। अब प्रिज्म क्या होता है तो देखिए, प्रिज्म इसके दो त्रिभुजाकार आधार व तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं और इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास में प्रिज्म है, इस प्रकार का दिखाई देता है। देखिए इसमें दो त्रिभुजाकार पृष्ठ है, इधर वाला और इस साइड वाला, ठीक है। और बाकी ये तीन भाग ये आयताकार है, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन भाग आयताकार है और इसके कोई भी ये दो फलक हैं, इनके बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो यहाँ मैंने प्रिज्म लिया, हम इसका प्रिज्म कोण ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हम अपने चांदे को इस प्रकार रखेंगे बिल्कुल कोने पर, तो आप देख सकते हैं ये प्रिज्म कोण कितना बन रहा है, 0 से 60 डिग्री। तो मेरे पास जो प्रिज्म कोण है वो 60 डिग्री का है। तीनों सिमिलर ही रहते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है ना, उस टाइप से। तो कोई सा ही आप एंगल मेज़र कर लीजिए, तीनों वो 60 डिग्री के ही रहेंगे। तो ये प्रिज्म इस प्रकार का होता है। अब हम पढ़ते हैं इस प्रिज्म से अपवर्तन और साथ ही इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। देखिए बच्चों, प्रयोग में हम प्रिज्म ABC लेते हैं। ओलपिन PQ को आपतित किरण पथ मानकर E पर रेखांकित करते हैं और प्रिज्म के सामने के फलक से हम RS ओलपिन को व्यवस्थित करेंगे ताकि PQ RS एक सीध में दिखाई दे। ये जो RS है ये अपवर्तित किरण पथ को निरूपित करेगी, ठीक है। अब हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रिज्म को रखेंगे, ठीक है, और इस प्रकार से प्रिज्म ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर हमारी आपतित किरण के लिए एंगल डिसाइड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ से अभिलंब, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री हम अभिलंब ले लेते हैं इस पृष्ठ से। और हम ले लेते हैं यहाँ से 30, ठीक है, इधर से 30 डिग्री होगा तो नॉर्मल से 60 डिग्री का हम आपतन कोण ले लेते हैं। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक है। ये हमने अभिलंब ड्रॉ कर लिया है और ये हमने यहाँ पर आपतन कोण I ले लिया है 60 डिग्री का, ठीक है बच्चों। यहाँ हम दो ओलपिन फिक्स करेंगे, ठीक है। ये हमने ओलपिन फिक्स कर ली है, इन्हें नाम दिया है PQ। अब हम अपने प्रिज्म को यहाँ पर रखेंगे और इस साइड से देखेंगे इस प्रकार से कि हमें ये किरणें एक सीध में दिखाई दे। तो मैं साइड एंगल से यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों, साइड में से हमें यहाँ P और Q किरण दिखाई दे रही है। आप इस साइड से मत देखिएगा, प्रिज्म के अंदर से देखिए, तो यहाँ पर हमें PQ किरण दिखाई दे रही है। हम ओलपिन लेंगे और इसे इस प्रकार सेट करेंगे कि हमें एक सीध में दिखाई दे। तो देखिए लगभग हम यहाँ सेट कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर PQRS किरण एक सीध में दिखाई दे रही है, ठीक है। PQR और S किरण। एक बार मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ यह व्यवस्था। इस प्रकार से ये पॉइंट निर्गत किरण को निरूपित करेंगे, ठीक है। समझ में आया? सेम ग्लास के स्लैब के अपवर्तन की तरह ही था। हम दो पॉइंट फिक्स करेंगे और दूसरी साइड से देखेंगे तो हमें वो पॉइंट एक सीध में दिखाई देने चाहिए। अब हम बच्चों यहाँ इस प्रिज्म को हटाकर ओलपिन को
निकालकर RS अपवर्तित किरण पथ को निरूपित कर लेते हैं। और इन्हें इस प्रकार मिला देते हैं। तो यहाँ हम अभिलंब बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए प्रिज्म में अपवर्तन होगा वही सेम, वायु से कांच माध्यम और इसकी त्रिविमीय संरचना और उसके बाद में ये अपवर्तित किरण। अब हम इसकी क्रियाविधि पढ़ लेते हैं। सिंपल यही थी कि प्रिज्म के फलक AB, हम इसको नाम दे देते हैं ABC। AB पर PQ किरण आपतित होती है जहां अभिलंब N डैश है। ये अभिलंब हो गया N डैश। यह वायु से कांच माध्यम विरल से सघन में प्रवेश करती है, जिस कारण अभिलंब की ओर देखिए ये जानी चाहिए थी सीधी इस प्रकार से, है ना बच्चों, ये जानी चाहिए थी इस प्रकार से सीधी, लेकिन विरल से सघन माध्यम में गई तो अभिलंब की ओर मुड़ गई। फिर प्रिज्म में E से F तक गमन करती है। ये पॉइंट E और ये पॉइंट F, यहाँ तक ये प्रिज्म के अंदर गमन करती है। बिंदु F पर पुनः कांच से वायु माध्यम में प्रवेश, सरल से विरल में प्रवेश करने पर अभिलंब से दूर हटती। देखिए ये जानी चाहिए थी इस प्रकार से सीधी, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गई। देखिए बना देते हैं यहाँ पर। देखिए इस प्रकार से ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गई और RS दिशा में चली जाती है। इस प्रकार प्रिज्म में अपवर्तन घटित होता है। ठीक है बच्चों, आपको ये प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन आती है विचलन कोण। देखिए प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है। इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपतन कोण I था, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, जिसे हम स्मॉल e से दर्शाते हैं। अब ये विचलन कोण कह रहा है, तो विचलन कोण कौन सा होगा? देखिए ये आपतित किरण इस दिशा में जा रही है, निर्गत किरण इस दिशा में जा रही है। हम निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये जो कोण बनता है इसे लिखते हैं डेल्टा से। ठीक है, इस प्रकार का निशान, यह कोण विचलन कोण कहलाएगा कि इतना इसके अंदर विचलन हो गया, इतनी ये किरण यहाँ जानी चाहिए थी और ये इस प्रकार से मुड़ करके अपवर्तन की घटना को दर्शा रही है। ठीक है बच्चों, हम यहाँ साइड में इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने ली है वो हम दर्शा देते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ हमने सभी चीज़ों को दर्शा दिया। एक बार रिपीट कर देते हैं। ABC प्रिज्म, PQ या PE भी लिख सकते हैं, ये आपतित किरण। ठीक है, PQ आपतित किरण, PE भी लिख सकते हैं। ठीक है, PE। RS या FS निर्गत किरण, कोण I आपतन कोण, कोण E निर्गत कोण, डेल्टा विचलन कोण, और ये देखिए ये R है अपवर्तन कोण, और जो प्रिज्म के फलकों के बीच बनता है वो प्रिज्म कोण। और यहाँ पर हमने ये 60 डिग्री का प्रिज्म लिया था, तो प्रिज्म कोण 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रिज्म के अंदर अपवर्तन की घटना प्रेक्षित होती है। अब हम पढ़ते हैं प्रिज्म से हमें कुछ बहुत ही रोचक परिणाम देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आप इसे नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। सबसे पहले आप समझिए विक्षेपण क्या होता है। सूर्य का जो प्रकाश है श्वेत प्रकाश, इस प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी श्वेत प्रकाश हुआ और वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो गया। देख सकते हैं आप इस प्रकार से, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये 7 अवयवी रंग कौन कौन से हैं? आप इनको इंग्लिश में याद करना चाहें तो विबग्योर से याद कर लीजिए, हिंदी में याद करना चाहे तो बैनी आह पिनाला से याद कर लीजिए। वी वॉयलेट बैंगनी, आई इंडिगो नीला, बी ब्लू आसमानी, जी ग्रीन हरा, वाई येलो पीला, ओ ऑरेंज नारंगी और आर रेड यानी लाल। तो ये 7 रंग हैं। इन 7 रंगों में श्वेत प्रकाश विभक्त हो जाता है। देखिए सिंपल किस प्रकार से होगा,
श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होगा। आपतित होने के बाद ये इस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें बैंगनी वर्ण सबसे कम, फिर ये क्रम से, ठीक है, ये इनका क्रम यही रहता है और सबसे ऊपर की तरफ रेड कलर हमें दिखाई पड़ता है। ऐसा ही सेम आपने इंद्रधनुष में देखा होगा ना, इंद्रधनुष में हमें रंग दिखाई देते हैं। अभी हम आगे इंद्रधनुष को भी पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो 7 वर्ण हैं, इन 7 वर्णों को बोला जाता है स्पेक्ट्रम, ठीक है, इकट्ठे रूप में, यानी हमें एक स्पेक्ट्रम दिखता है। अब किसी ने बोला हमें स्पेक्ट्रम दिखता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वो 7 रंग दिखाई दिए। ये घटनाक्रम कैसे हुआ? तो देखिए प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण, यानी प्रकाश के जो अलग अलग रंग हैं, वो आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोण पर झुकते हैं। प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती है। इन रंगों में देखिए लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का झुकाव सर्वाधिक होता है। इसलिए देखिए बैंगनी देखिए यहाँ से सर्वाधिक झुक गया और लाल कम झुका। ये इनकी तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जब कांच में इन रंगों की चाल अलग अलग हो गई तो ये अलग अलग रंगों में विभक्त हो गए। अभी हम एक प्रैक्टिकल के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं कि किस प्रकार से श्वेत प्रकाश के रंग हमें दिखाई देते हैं। देखिए बच्चों, हम प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की घटना को एक प्रयोग द्वारा समझेंगे। प्रिज्म को लेकर के एक सफेद सतह पर रखा है, इस पर सूर्य का श्वेत प्रकाश आपतित करा है। अभी सूर्य क्या है, दोपहर में थोड़ा ऊपर की तरफ हो गया है, तो हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से है ना, तो बाहर की तरफ रेड कलर दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ थोड़ी ब्लू सी शेड आ रही है। तो इस प्रकार से हम श्वेत प्रकाश में विक्षेपण को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने एक प्रैक्टिकल से समझा कि इस प्रकार से हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। अब देखिए ये स्पेक्ट्रम तो हमने देख लिया। अब एक बहुत सी इंटरेस्टिंग बात हुई, सारी फिजिक्स की करामात किन की है? न्यूटन की, है ना। कहाँ से कहानी शुरू हुई फिजिक्स की कि वो पेड़ था, पेड़ के नीचे न्यूटन बैठे, सेब गिरा और ये फिजिक्स शुरू हो गई। तो प्रिज्म पर भी न्यूटन जी की नज़र पड़ी। अब उन्होंने ये सोचा कि कांच का प्रिज्म ले लिया, श्वेत प्रकाश डाला, 7 रंग मिल गए। इन 7 रंगों को मैं क्या करता हूँ, एक और प्रिज्म लगा के 14 कलर बना लेता हूँ, है ना। हम सोच सकते हैं कि अभी 1 से 7 मिले, इन 7 को अलग अलग बनाएंगे तो क्या पता हमें रेड के भी अलग अलग शेड मिल जाएं, ब्लू के अलग अलग शेड मिल जाएं, तो काफ़ी अधिक कलर मिले। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांच के 2 प्रिज्म लिए, P1 और P2। श्वेत प्रकाश को फर्स्ट प्रिज्म पर आपतित करवाया, वर्ण विक्षेपण हुआ, 7 रंग रेड से लेके वॉयलेट तक उन्हें मिल गए। उन्होंने आगे सेकंड प्रिज्म लगाया, लेकिन सेकंड प्रिज्म लगाते ही क्या हो गया, वो तो वापस से श्वेत प्रकाश प्राप्त हो गया, उन्हें और अधिक रंग नहीं मिल पाए। क्यों हुआ ऐसा? कि सिंपल वही कि ये घटनाक्रम उल्टी दिशा में हो गया। सेम श्वेत प्रकाश से 7 रंग थे, फिर 7 रंग वापस से देखिए विरल से सघन माध्यम में गए, तो वापस इनकी चाल में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ और ये वापस से श्वेत प्रकाश इन्हें प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन ने समझा कि सूर्य का जो लाइट है, जो श्वेत प्रकाश है, वो 7 रंगों से मिलकर के बना है। तो यहाँ से ये रिजल्ट तो उन्हें नहीं मिला कि ये 7 रंग है, आगे और अधिक रंगों में विभक्त हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से उन्होंने एक चीज़ का रिजल्ट निकाल दिया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हुआ, यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना है, क्योंकि पुनः प्राप्त हो गया ना इनसे श्वेत प्रकाश। तो ये घटनाक्रम यहाँ से सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारा घटनाक्रम देखने को मिला। नेक्स्ट बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष तो आप सबने देखे ही होंगे, तो कभी सोचा भी होगा कि इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, किस प्रकार से एक सतरंगी संरचना हमें आसमान में दिखाई देती है। आओ इंद्रधनुष बनने के पीछे का कारण हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इंद्रधनुष क्या संरचना है। यह वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यानी ये जल की छोटी छोटी बूंदें किसकी तरह व्यवहार करेगी, प्रिज्म की तरह व्यवहार करेगी, और प्रिज्म से हमें पता है वर्ण विक्षेपण होता है, 7 रंग दिखाई देते हैं। तो बस सिंपल इतना सा घटनाक्रम इसके अंदर होता है।
सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित व विक्षेपित करती है, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है और अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सिंपल इस तरीके से देखिए आप, जब भी इंद्रधनुष बनेगा उस समय हल्की हल्की वर्षा हो चुकी होगी, तो जल बूंदें वातावरण में इकट्ठी हो रही होंगी। फिर सूर्य भी निकलना चाहिए, बिना सनलाइट निकले इंद्रधनुष नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए, विक्षेपण के लिए श्वेत प्रकाश चाहिए। तो देखिए सिंपल जल की बूंद होती है, सनलाइट गिरी 7 रंगों में उसके अंदर विभक्त होगी और वो इस पृष्ठ से टकरा करके ये आंतरिक, देखिए जल की बूंद इस प्रकार से व्यवहार करेगी कि देखिए जल की बूंद पारदर्शी होती है, लेकिन यहाँ से आगे अपवर्तन नहीं होता। यहाँ एक घटनाक्रम होता है जिसे बोलते हैं आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ आंतरिक परावर्तन होगा, इस सतह से ये बाहर की ओर अपवर्तित होगी और इस प्रकार से छोटी 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 बूंदें मिल जाएंगी, तो हमें इंद्रधनुष का एक पूरा पथ दिखाई देता है। आप चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रूप में आप नोट कीजिए कि इंद्रधनुष के अंदर कौन कौन से घटनाक्रम होते हैं। तो ध्यान रखिए, इंद्रधनुष के अंदर अपवर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। ये 3 घटनाक्रम इंद्रधनुष के अंदर होते हैं। तो देखिए नेचर है ना बहुत कमाल की, कि किस प्रकार से इंद्रधनुष बना दिए, इतनी सुंदर रचना दिखाई दी हमें। तो आपको ये इंद्रधनुष की संरचना समझ आ गई होगी। तो बच्चों आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा होगा, बहुत सी रंग बिरंगी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसी तरह की और इंटरेस्टिंग बातें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।